हाय गाइस, माय नेम इज़ अनुज जिंदल। वेलकम टू एल्वोडेमी। आज हम लोग बात करेंगे मोनोपोली के बारे में। आप सब ने अपने बचपन में ये गेम तो खेला ही होगा। अब इस गेम में होता क्या था, आप एक एक करके प्रॉपर्टीज़ खरीदते थे और उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या तो घर बनाते थे या फिर होटल्स खड़े करते थे। जैसे जैसे आप घर बनाएंगे या होटल्स खड़े करेंगे वैसे वैसे आपके प्रॉपर्टीज़ का रेंट बढ़ेगा। तो अगर दूसरा प्लेयर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा, जिससे वो बैंकरप्सी की तरफ भी जा सकता है। तो बहुत सिंपल सा फंडा था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रेंट घर खड़े करो या फिर होटल्स खड़े करो, जिससे कि रेंट बढ़े और आप दूसरे प्लेयर को लूट सको और उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सको। बट ये सोचिए कि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ सारी एक साथ मिल जाएं, आपको एक प्रॉपर्टी के ऊपर आके उस प्रॉपर्टी में कंप्लीटली इन्वेस्ट ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 200 रुपये में एक प्रॉपर्टी खरीदी ट्रेडिशनली, और अगर हम नया मोनोपोली निकालें जहां पर 200 रुपये में आप 4 प्रॉपर्टीज़ में 50-50 रुपये इन्वेस्ट कर सकते, और जैसे ही कोई प्लेयर उन 4 प्रॉपर्टीज़ में से एक में आता तो उसको आपको कुछ शेयर अपने रेंट का देना पड़ता। इट वुड बी सो मोर इंटरेस्टिंग, राइट? ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा सेफ, कम से कम रिस्क आपका होगा। ऐसा ही कुछ रीट्स लेके आते हैं हमारे लिए। ट्रेडिशनली हम जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी पे रेंट या किसी और तरह से रेवेन्यू अर्न करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए, आप उतने ही पैसे से 4 अलग अलग सिटीज़ में 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ खरीद पाएँ और चारों प्रॉपर्टीज़ के रेंट में से कुछ शेयर अपने लिए रख पाएँ। आपका रिस्क भी कम हो जाएगा, आपका रेवेन्यू भी बढ़ सकता है और आपका पोटेंशियल ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। ऐसा ही है रीट्स के अंदर। रीट्स को समझने के लिए मैंने रीट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टोटल 4 कंसिडरेशंस हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है अगर आप रीट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी के रीट में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को समझना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टर का रिटर्न कितना हो सकता है, मतलब रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर। आपको देखना है कि इस रीट में इन्वेस्ट करने से क्या मेरे गारंटीड रिटर्न्स हैं और क्या मेरे नॉन गारंटीड फ्यूचर पोटेंशियल रिटर्न्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मार्केट कंडीशंस। रियल एस्टेट इज वेरी डेंजरस व्हेन इट कम्स टू मार्केट कंडीशंस। अगर मार्केट रियल एस्टेट में डिप्रेशन की तरफ जाती है देन यू माइट लूज ऑल योर मनी, बिकॉज रियल एस्टेट की जो डिप्रेशनरी साइकिल या फिर इन्फ्लेशनरी साइकिल होती है वो बहुत लंबी होती है। तो अगर आप डिप्रेशन में फंस गए तो आप 20 साल 30 साल तक आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम हो सकती है। एंड नंबर 4, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए की सेविंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट हैं और अगर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपकी पोर्टफोलियो का, मतलब आपकी टोटल सेविंग का कुछ पोर्शन आप रियल एस्टेट में डाल सकते हैं इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई। इसको भी हम समझेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। तो पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी में पॉइंट नंबर 1 है डाइवर्सिफिकेशन। आपको जब भी फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी देखने हैं तो आप ये देखें कि क्या उस रीट ने अलग अलग सिटीज में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है एक XYZ रीट है जिसने खाली मुंबई में 10 प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, और एक और रीट है ABCD, उसने मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, इन 5 सिटीज़ में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है। सर्टेनली पॉइंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट XYZ से बेटर है ABCD, क्योंकि ABCD ने 5 अलग अलग सिटीज़ में उतने ही पैसे में इन्वेस्ट किया है, तो उसका रिस्क कम हो जाता है। अगर हम माइंडस्पेस रीट की बात करें जो कि अभी ख़त्म हुआ है, तो उसमें भी सिमिलर सिचुएशन है। दे हैव इन्वेस्टेड इन 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया, मुंबई, हैदराबाद, पुणे एंड चेन्नई। इससे हमें पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट कंसिडरेबली ज़्यादा सेफ है। अगर मुंबई की मार्केट नीचे जाती है, हो सकता है हैदराबाद की मार्केट हमें रेवेन्यूज़ दे दे। हैदराबाद की मार्केट नीचे जा सकती है, हो सकता है पुणे की मार्केट हमें रेवेन्यूज़ दे दे। पॉइंट नंबर 2 हमारा आता है मेजर क्लाइंट्स। अगर माइंडस्पेस की बात करें तो उसके मेजर क्लाइंट्स टेक थे, टेक कंपनीज एंड सर्विस सेक्टर कंपनीज। तो हमें देखना ज़रूरी है कि जिस भी रीट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रीट कहाँ कहाँ अपने क्लाइंट से डील कर रहा है, मतलब उसके क्लाइंट्स कौन सी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रीट में इन्वेस्ट करते हैं और वो रीट ने जिस भी
क्लाइंट को दिया है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं इंडिया में, उसका मतलब कि वहाँ रिस्क कंसिडरेबली थोड़ा ज़्यादा है कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड माइंडस्पेस ने मेजर फॉर्च्यून 500 कंपनीज को रेंट आउट की हैं प्रॉपर्टीज़ जो कि टेक और सर्विस सेक्टर में बिलोंग करती हैं, जहां पर रिस्क काफ़ी कम है। पॉइंट नंबर 3, फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी में कुछ नंबर्स को समझ लेते हैं जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग या बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगते हैं। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर कमिटेड ऑक्यूपेंसी, मतलब अगर आपने 100 रुपये की प्रॉपर्टीज़ दी हैं तो उसमें से कितने रुपए की प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं रेंट पर जो आपको अगले 5 साल तक 10 साल तक पैसा रेंट देंगे ही देंगे। माइंडस्पेस की बात करें तो 92% कमिटेड ऑक्यूपेंसी है। उसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 100% 92% ऑफ द प्रॉपर्टीज आर कमिटेड इन नेचर, जिनका लीज लॉन्ग टर्म है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर है, सेकेंड नंबर, वेल, दैट इज वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। ये 5.8 ईयर्स है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर लीज 5 से 6 साल के बीच में लाई करेगी, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि 6 साल तक, अगले 5.8 ईयर्स तक आपको लीज का रेंट मिलेगा ही मिलेगा थ्रू दैट ट्रस्ट। थर्ड नंबर इज कंप्लीटेड एरिया। इसका मतलब ये है कि जिस भी आप रीट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो ओनर है उसने जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है वो प्रॉपर्टी कंप्लीटेड है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। नॉर्मल सी बात है, अंडर कंस्ट्रक्शन होगी तो रिस्क ज़्यादा होगा, कंप्लीटेड होगी और अगर वो रेंट पे चढ़ी होगी तो उसका रिस्क कम होगा। यहाँ पर 91.5% इज द कंप्लीटेड एरिया, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो आप ये देख सकते हैं कि कंप्लीटेड एरिया का नंबर या परसेंटेज कितना है। पॉइंट नंबर 4, डेट टू इक्विटी रेशियो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज रियल एस्टेट में डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा से ही थोड़ा ज़्यादा रहा है, बिकॉज रियल एस्टेट इज कंसिडर्ड टू बी हाईली लेवरेज्ड। वहाँ पर कंपनीज को डेट ज़्यादा लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू रेज अ बिल्डिंग एंड देन दे स्टार्ट अर्निंग सम मनी आउट ऑफ इट। इफ वी टॉक अबाउट माइंडस्पेस, यहाँ पर ऑलमोस्ट 3.5:1 डेट टू इक्विटी रेशियो है, विच इज़ वेरी हाई। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 2:1 का आइडियली होना चाहिए। बट अनदर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग है कि माइंडस्पेस ने बोला है कि वो इस मनी को जो भी आईपीओ से रेज होगा, मेजॉरिटी ऑफ दैट पोर्शन इज गोइंग टू बी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग द डेट टू इक्विटी रेशियो, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इंटरेस्ट लायबिलिटी कंपनी की कम हो जाएगी जैसे ही डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो जाएगा। तो ये हमने 3 मेजर कंसिडरेशंस देखे फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी में। फोर्थ पॉइंट क्या है, मोर देन 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज विच मीन्स लेस रिस्क। मैंने आपको बताया था कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज का कितना है 92%, कंप्लीटेड एरिया कितना है 91.5%, विच मीन्स कि जितना भी प्रॉपर्टी का एरिया है उस कंपनी के पास, माइंडस्पेस के पास, उसमें से 91.5% कंप्लीट हो चुका है। अगर 80% से ज़्यादा कंप्लीटेड एरिया है विच मीन्स रिस्क बहुत कम है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि वो प्रॉपर्टीज कैसी हैं। इन केस ऑफ माइंडस्पेस दीज आर कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज, और रीट्स के केस में इंडिया में इट इज मैंडेटरी टू इन्वेस्ट ओनली इन कमर्शियल एंड इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जिससे कि पता लगता है कि रेंट हमें रेगुलरली मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट पॉइंट जो हम माइंडस्पेस के केस में देखते हैं और हम दूसरे केसेस में भी जज कर सकते हैं इन द फ्यूचर, इज द नंबर ऑफ टेनेंट्स। यहाँ पर टोटल 172 टेनेंट्स हैं माइंडस्पेस के, जिसमें से माइंडस्पेस ने क्लियरली बोला है कि मेजॉरिटी जो टेनेंट है, एक जो टेनेंट है जिसका सबसे ज़्यादा शेयर है, दैट इज लेस देन 7.7% ऑफ टोटल रेंटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइंडस्पेस टोटल 100 रुपये कमाता है रेंट में एक महीने में, और उसके पास टोटल 172 कंपनीज हैं जिन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, और लेट्स से फेसबुक सबसे ज़्यादा रेंट देता है माइंडस्पेस को, तो इस केस में फेसबुक का टोटल रेंट 100 रुपये में से 7.5 रुपये है, 7.7 से कम है, मतलब 7.6 या 7.5 रुपीज़ है। 7.5 7.7 से ज़्यादा रेंट किसी भी एक कंपनी का नहीं है। इससे पता लगता है कि मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड हैं। अगर फेसबुक चला भी जाता है तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा कंपनी को, क्योंकि 100 में से 7.5 रुपये ही गए, अभी भी 92.5 रुपीज़ उसके पास हैं जो रेगुलरली उसको मिलेंगे हर महीने। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। तो ये आप चेक कर सकते हैं फ्यूचर में भी जब भी आप रीट में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। अब हम नेक्स्ट कंसिडरेशन पे आते हैं जो है रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टर को क्या क्या रिटर्न्स मिलेंगे। अगर हम 2019 के रीट की बात करें विच वॉज एम्बेसी रीट,
द ईयर ऑन ईयर डिविडेंड दैट दे गेव वो 6.68%, मतलब एक साल में उसने डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर को 6.68% दिया। एंड एट द सेम टाइम 20% एप्रिसिएशन हुआ उसकी मार्केट वैल्यू में, मतलब जब इन्वेस्टर्स ने खरीदा था उसका शेयर तो वो 300 रुपये का यूनिट था, अभी वो 360 का चल रहा है, मतलब 20% वहाँ इन्वेस्टर ने कमा लिया। ओवरऑल 26% अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्टर ने कमाया, जिसमें से कि 6.68% थोड़ा स्टेबल है, बट जो 20% है वो नेगेटिव भी हो सकता है फ्यूचर में, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। दोनों ही बहुत अच्छे नंबर्स हैं, तो आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं फ्यूचर में रीट्स में या फिर माइंड स्पेस में, अगर इनका डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है तो। प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि जो 20% एप्रिसिएशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है। इट माइट इवन ईट अप योर इन्वेस्टमेंट। हो सकता है वो 300 रुपये का था जब आपने इन्वेस्ट किया और अभी वो 200 रुपये का रह गया है, तो आप यहाँ पर लूज कर जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट। दिस इज द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट एंड ऑल्सो इन इन्वेस्टिंग इन रीट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टैक्स ऑन डिविडेंड। तो आपने जो 6.68% डिविडेंड यील्ड लिया उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर्टी के अंदर स्टेक नहीं मिलेगा, आपको ट्रस्ट के अंदर यूनिट मिलेगा। तो कल को आप ये जाके नहीं बोल सकते कि मुंबई में जो प्रॉपर्टी है माइंड स्पेस की उसमें से मुझे 1 एकड़ जमीन दे दो क्योंकि मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट में, जो कि 300 रुपये का, 400 रुपये का, अभी 275 रुपये का है, जितने का भी है वो आपको मिला है, आपको प्रॉपर्टी में कोई डायरेक्ट स्टेक नहीं मिला है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। थर्ड जो पॉइंट है एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रीट्स इज मार्केट इकोनॉमी कंडीशंस। इन द केस ऑफ कोविड क्राइसिस, द गुड थिंग दैट हैज हैपेंड विद माइंड स्पेसेस कि उनके रेवेन्यूज कम नहीं हुए हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स आर एज आई सेड टेक कंपनीज हैं या फिर सर्विस कंपनीज हैं। बट एट द सेम टाइम हमने देखा है कि रियल एस्टेट की साइकिल्स बहुत लंबी होती हैं, तो अगर इंडिया में रियल एस्टेट की साइकिल डिप्रेशन की तरफ जाती है इन द नियर फ्यूचर, देन माइंड स्पेस एंड अदर रीट्स माइट गेट अफेक्टेड वेरी सीवियरली। तो मेरी राय में आप थोड़ा सा वेट करके देख सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी किस तरह से क्रिएट होती है फ्यूचर में, बिकॉज यूएस मार्केट एंड इंडियन मार्केट आर गोइंग टू डिटरमाइन कि आपके रीट की वैल्यू आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद कितनी होती है। तो मार्केट कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सोच सकते हैं अभी के लिए कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एक और पॉइंट यहाँ पर आ जाता है जो है कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम कल्चर। शॉर्ट टर्म में वर्क फ्रॉम होम कल्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखा है, लॉकडाउन की वजह से दिखा है जो भी इम्पैक्ट दिखा है। बट इफ़ कंपनीज स्टार्ट फीलिंग कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर ज़्यादा अफेक्टिव है, ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, तो हो सकता है वो एक रियलिटी बन जाए। एंड इन दैट केस रीट्स माइट हैव अ प्रॉब्लम, उनकी वैल्यूएशन नीचे जा सकती है। अब अपने फोर्थ कंसिडरेशन पर आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स, विच इज़ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया में हमने देखा है कि जैसे ही कोई बंदा 35-40s की तरफ आता है और फैमिली प्लानिंग की कुछ बातें चलने लगती हैं, देन दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग हेविली इन रियल एस्टेट। वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास आज 1 करोड़ की सेविंग है तो उसमें से मैं 50 लाख का घर ले लेता हूँ, या फिर मेरी सेविंग्स हैं 50 लाख की लेकिन मैं 2 करोड़ का घर ले लेता हूँ, EMI के थ्रू इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा बैंक लोन लेके, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन कंसिडरिंग द वल्नरेबल सिचुएशन ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया एट द मोमेंट। अगर हम एक स्मार्ट इन्वेस्टर की बात करें तो वो हमेशा रियल एस्टेट में अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 से 10% ही रखना पसंद करता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब ये किस तरह से किया जाए, बिकॉज आप सोचेंगे कि यार मेरी टोटल सेविंग्स 1 करोड़ थी, अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मिनिमम घर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो 2 करोड़ का है, तो मतलब मैंने अपनी सेविंग्स का 200% तो इन्वेस्ट कर दिया रियल एस्टेट में, और आप बोल रहे हैं 5 से 10%। रीट्स आर द आंसर इन दिस केस। आप रीट्स में 50,000, 60,000, 1 लाख, 10,000 कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दिस मार्केट इज गोइंग टू ग्रो इन इंडिया वेरी वेल इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं, तो अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 10% आप रियल एस्टेट में डालिए थ्रू रीट्स, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। एक और चीज़ जिससे मैं समराइज करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप
माइंड स्पेस में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी और रीट में इन्वेस्ट करने से पहले, बिकॉज द मार्केट सिचुएशन राइट नाउ इज इन बुल, तो आप कुछ समय तक वेट भी करके देख सकते हैं, बिकॉज एनी हाउ माइंड स्पेस के रीट्स या एम्बेसी के रीट्स मार्केट में ट्रेड कर ही रहे हैं. यू कैन बाय देम वेन एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट. तो थोड़ा सा वेट करके आप देख सकते हैं कि ये इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं, बिकॉज नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमें पता लग जाएगा कि अगर कि हमारा जो डिप्रेशन का अभी सिनेरियो है, रिसेशन का सिनेरियो है, वो वी शेप्ड होने वाला है, यू शेप्ड होने वाला है, एल शेप्ड होने वाला है, या फिर डब्ल्यू शेप होकर बहुत डेंजरस बनने वाला है. तो जो भी केस होता है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स में क्लियर हो जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर मनी क्लोज टू योर चेस्ट, और अभी इन्वेस्ट ना करके थोड़ा सा वेट करके बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल. थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, बट मैंने रीड्स के बारे में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करी है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.